हेलो एवरीवन। तो चलिए सीए फाइनल ऑडिट मई 26 के एमसीक्यू आंसर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला वाला केस सिनेरियो जो अपना था मायरा डेवलपर्स लिमिटेड। मायरा डेवलपर्स लिमिटेड वाले केस सिनेरियो में सबसे पहले एमसीक्यू डायरेक्ट एमसीक्यू था हमारे एसक्यूसी 1 का, जिसका आंसर यहाँ पर बी होगा। कंसिडरिंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड एंटिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लैब्स इन द ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ ईक्यूसीआर। इसमें से क्या लैब्स है, क्या उसको करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं करा, किसने? ईक्यूसीआर ने। सेकंड वाला पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन, ईक्यूसीआर डिड नॉट स्पेशली इवैल्यूएट एंड डॉक्यूमेंट द एंगेजमेंट टीम्स असेसमेंट ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस प्रायर टू रिपोर्ट फाइनेंशियल। उनको करना होता है, पॉइंट्स में मेंशन्ड है, लेकिन उन्होंने नहीं करा। तो ये क्या है, इनका लैब्स है इनके पॉइंट पे। सेकंड क्वेश्चन ऐसे 250 का, रिगार्डिंग द शो कॉस्ट नोटिस द एंड द एक्सपायर्ड एनवायरमेंटल लाइसेंसेज हाउ शुड द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बी कैटेगराइज अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये वाला जो ऐसे 250 है अपने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस के बारे में बताता है। द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, स्पेशली इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं लॉ, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है जिन लॉज एंड रेगुलेशंस का, उनके केस में ऑडिटर को क्या करना होता है? इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन करना होता है। जिनका मटेरियल इंपैक्ट होता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनके नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इंपैक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड वाला एमसीक्यू कारो रिलेटेड, गिवन द डिस्प्यूट ओवर द 15 करोड़ लोन ऑफ द कंपनी, जिसमें ये एमडीज वगैरह की स्पाउस से रिलेटेड बात हुई थी, उसमें क्या करनी होती है? ऑडिटर को 185 186 की कंप्लाइंस चेक करनी होती है। कारो के पॉइंट्स में अपने पास अपन पढ़ते हैं। द ऑडिटर मस्ट स्टेट वेदर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 हैव बीन कंप्लाइड विद एंड सिंस दे हैव नॉट प्रोवाइड द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लाइंस। बाकी सारे पॉइंट्स में कहीं ना कहीं गलत है। सिंस द अमाउंट इज लेस देन 1% ऑफ टोटल एसेट्स, कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया अपन ने पढ़ा नहीं है। तीसरा, ऑडिटर शुड रिपोर्ट दिस अंडर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्लॉज ओनली इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट एट आर्म लेंथ रिगार्डलेस ऑफ 185 कॉन्वेंशन। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स द स्पाउस एंड नॉट द डायरेक्टर डायरेक्टली, नहीं, रिलेटिव्स की बात होती है, स्पाउस रिलेटिव होती है, तो उसके केस में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड है, जहां पर ऑडिटर रिपोर्ट साइन हुई है 15 मई 2026 को, लेकिन फायर कब हुई? 22 मार्च 2026 को, और एफएस इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए। उस केस में अपन क्या करते हैं? नोटिफाई करते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू मत करना थर्ड पार्टी को, और अगर फिर भी वो इशू कर देते हैं तो अपने को क्या करना है? अपने को उसकी रिलायंस को प्रिवेंट करना है कि अपन ये स्टेप्स लें कि हमारी इस ऑडिट रिपोर्ट पे बाहर वाले यकीन ना करें, क्योंकि वो ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 किससे रिलेटेड? ऐसे 620 से रिलेटेड है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है ऐसे 620 में किस चीज़ की? अगर सीए राजा फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड, कौन सी रिक्वायरमेंट मीट करने से रह गया वो? बिकॉज ही डिड नॉट इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। उसको यूज करने से पहले उन्होंने एडिक्वेसी चेक नहीं करी, एक्सपर्ट वर्क की चेक करनी होती है। ऐसे 620 में अपने को बताते हैं, अपन पढ़ते हैं स्टैंडर्ड में कि एडिक्वेसी ऑफ द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट चेक करना पड़ता है बिफोर यूजिंग दैट विच इंक्लूड्स इवैल्यूएटिंग द रीजनेबलनेस रेलिवेंस। तो अपने को केस स्टडी में बताया था, उन्होंने ये चेक करे बिना इसका वर्क को रेफर कर लिया, तो ये रिक्वायरमेंट ऐसे 620 की फुलफिल नहीं करी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट केस सिनेरियो 2 हॉरिजन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड वाला। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज़ से रिलेट करता है? डिजिटल ऑडिट से। क्या बोला? कंसिडरिंग द वेरियस सिक्योरिटी ब्रीचेस डिस्क्राइब द चेयरमैन्स ईमेल, जहाँ पर ईमेल से रिलेटेड बात होती है वहाँ पर स्पीयर फिशिंग की अपन बात करते हैं। एसएमएस अलर्ट्स कहाँ आते हैं? स्मिशिंग के अंडर आते हैं। और पासवर्ड डिस्क्लोजर कहाँ आते हैं? फोन वाले विशिंग के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली कैरेक्टराइज द नेचर। इसमें देख लो अपन की कहाँ पर स्पीयर फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग तीनों दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे हैं, स्पीयर फिशिंग, स्मिशिंग एसएमएस वाला और फोन क्रेडेंशियल्स वाला विशिंग। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस में तीनों एक साथ नहीं दिखाई दे रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे 402 से रिलेटेड, जब यूजर ऑडिटर की रिपोर्ट अनमॉडिफाइड होती है तो यूजर ऑडिटर शेल नॉट रेफर द वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर बट हियर दे रेफर्ड, तो क्या करेंगे अपन? उसको रिमूव करो। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। द रेफरेंस शुड बी रिमूव फ्रॉम द रिपोर्ट, हाउएवर सीए विकी मस्ट परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स। उन्होंने रेफरेंस दे दी लेकिन रेफरेंस नहीं देनी होती है इस केस में। केस स्टडी आपने पढ़ी होगी जरूर एग्जाम देते हो, इसलिए मैं पूरी केस स्टडी नहीं पढ़ रहा, ऑप्शन में आपको सही बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे 610 से रिलेटेड एमसीक्यू नंबर 8, several tasks of the internal audit function evaluate the appropriateness of these assignments under the framework used by internal auditor. Only the tracing of transactions and hardware, जहाँ पे inventory counts की बात होती है specifically, the evaluation of going concern assumption involves significant judgment, the sole responsibility significant जो गोइंग कंसर्न के अजम्पशन को वहाँ पर इवेल्युएट नहीं किया जाता है, सिर्फ अपन इन्वेंट्री वगैरह की चेकिंग करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं उनके, लेकिन उन्होंने क्या करा? गोइंग कंसर्न को भी इवेल्युएट कर लिया। जरूर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा होगा जहाँ पर इन्होंने बोला है ये वाला पहला वाला पॉइंट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ हाई वैल्यू इन्वेंट्री, हार्डवेयर मतलब इन्वेंट्री एट 4 रिमोट सेंटर्स। हाउएवर ही आल्सो आस्क्ड देम टू इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द गोइंग कंसर्न। ये वाला नहीं कर सकता वो, हाँ ये वाला सही है, तो अपन ने उस तरह से इसका ऑप्शन मार्क कर दिया। द रेफरेंस, ये वाला दूसरा क्वेश्चन था, ऑन ओनली द ट्रेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ हार्डवेयर आर अप्रोप्रिएट, ये वाला पॉइंट अप्रोप्रिएट है, बाकी दूसरा वाला गोइंग कंसर्न वाला वो नहीं कर सकते, स्कोप में अलाउड नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल परमिशन जनरल परमिशन वाला, इसमें दो आंसर हो सकते हैं। रिगार्डिंग सीए आनियाज ऑफर, क्या हुआ था ऊपर केस स्टडी में, एक बार अपन केस स्टडी इस बार देख लेते हैं। इसमें सीए आर्या वाला ऑफर जो हुआ था, Meanwhile, CA Anya, a senior partner at the firm, has offered the role of whole-time director at a reputable non-profit educational trust। तो जहाँ पर whole-time director की बात आती है वहाँ पर अपन जनरली स्पेसिफिक परमिशन अलाउ करते हैं, स्पेशल परमिशन उसके लिए चाहिए होती है, स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आइडियल आंसर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑनररी पोजीशन की बात आ रही है, तो ऑनररी पोजीशन के हिसाब से अगर सेकंड भी ओपन देखें तो उसमें जनरल परमिशन में भी वो कवर हो सकता है, जहाँ पे वो नॉन कमर्शियल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। तो यहाँ पर ए पॉइंट भी हो सकता है करेक्ट, सी पॉइंट भी हो सकता है, देखते हैं इसे ही सजेस्टेड में क्या देते हैं। चलो नेक्स्ट वाला आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 3, स्टेल्डिंग एंड कंपनी एलएलपी। ईएसडी एचडीडी से पहला वाला रिलेट करता है, जहाँ पर वो हमसे बात करता है कि हमारे मैंडेटरी और जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, हमारे मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स और ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मेंबरशिप ऑफ द चैम्बर्स एसोसिएशन, जहाँ पर ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल 7 से रिलेट करता है, बीआरएसआर प्रिंसिपल नंबर 7, इज द नेचर ऑफ असेंशियल इंडिकेटर्स एंड रिक्वायर मैंडेटरी डिस्क्लोजर। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जो इनपुट्स की बात आ रही है, जो कंपनी ने अपने केस स्टडी पढ़ी होगी, जो इनपुट्स वाली बात है वो कहाँ पे आती है, हमारे ऑप्शनल डिस्क्लोजर की बात आती है। बाकी सारे पॉइंट्स में ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, सिर्फ डी वाला पॉइंट इसमें करेक्ट होगा, जहाँ पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेंबरशिप ऑफ चैम्बर या एसोसिएशन इज इन द नेचर ऑफ एसेंशियल इंडिकेटर्स, और वो मैंडेटरी डिस्क्लोजर चाहिए होता है। और जो दूसरा इनपुट्स वाली बात है वो क्या होते हैं, ऑप्शनल डिस्क्लोजर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बेसिक पॉइंट है, प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल वगैरह आइडेंटिफाई की इसमें जरूरत नहीं थी, बस ऑप्शनल और मैंडेटरी वाली की इसमें बात थी। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड से, preparation of BRSR study report by Messrs Sterling is not permissible by the recent standing board for the same client. However, providing advisory service वो दे सकते हैं और acting as a BRSR core provider permissible है। एथिकल डिसीजन, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स के रिसर्च डिसीजन का एक बेसिक पॉइंट डायरेक्ट पॉइंट से वाला MCQ आपका आया था। ये फॉरेंसिक वाले चैप्टर से अपना बेसिक MCQ है, द बोर्ड इज डिबेटिंग में, इसमें आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बैलेंसेस प्ले अ मेजर रोल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे हैव अ मटेरियल इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। फॉरेंसिक वाले चैप्टर से था ऑप्शन नंबर ए। ये वाला हमारा कहीं ना कहीं एफआर से रिलेटेड चल गया, ये MCQ कैलकुलेशन वगैरह में अनरियलाइज प्रॉफिट की। क्या हुआ था, पेरेंट विरूप ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड VGL ने क्या करा, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन करा एक अपनी सब्सिडरी के पास, जहाँ पर 25% ऑन मार्कअप ऑन कॉस्ट था। यानी अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो अपन ने बचपन में बढ़ा हुआ है 20% ऑन सेल्स, यानी अगर अपन ने सेल्स को अपन अज्यूम कर लें 100 तो प्रॉफिट कितना होगा 20, उसका 40% अनरियलाइज है, यानी 8 रुपीज़ का। और इसके साथ साथ अपन ने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा ग्रुप ऑडिट के चैप्टर में अपन ने आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर अपन क्या करते हैं, डिटेल के एडजस्टमेंट्स भी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। 14 वाला पॉइंट बैंक ऑडिट से रिलेटेड, जहां पर सिर्फ टेम्पररी इशू आ रहा है, टेम्पररी इशू आने की वजह से वो NPA क्लासीफाई नहीं होता, वो स्टैंडर्ड असेट ही रहेगा। इसका एक MCQ था हमारे पास नीचे, अपन ने क्या कर दिया, क्लासीफाई स्टैंडर्ड, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट एज फॉर इट इज अ मैटर ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या बात थी, यहाँ पे लिखा हुआ था टेम्पररी डिमाइस हो गया था ऑडिटर का, उस वजह से क्या हुआ, डिले हुआ। You observe that the formal reveal had not executed, the formal renewal had not been executed, sorry, despite more than 180 days have been elapsed since the due date। बाकी सब परफेक्टली हेल्थी है, रिमेन विद इन द सैंक्शन ड्यूरिंग पावर है, इंटरेस्ट सर्विस प्रॉम्पटली सही हो रहा है, अकाउंट शोज हाई टर्नओवर। द डिले क्यों हुआ, सडन डिमाइस, ये क्या है, ये डिमाइस हो गई इनकी, ये नॉट अंडर द कंट्रोल वाली बात होती है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सही चल रही हैं, ये एक टेम्प्रेरी इशू है, टेम्प्रेरी डेफिशिएंसी की वजह से अराइज हुआ है, लेकिन इसमें अपन NPA क्लासीफाई नहीं करेंगे, वो स्टैंडर्ड असेट ही रिमेन स्टैंडर्ड असेट ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट वाले MCQ हमारा PSU से रिलेटेड बेसिक MCQ एस्टीमेट कमेटी का, अपने को लैंग्वेज पढ़ के समझ आता है। Therefore, the Parliament and the state legislature have for this purpose constituted specialized committee funds are approved to procure medical equipment और direct hospital audit report showed 30% of the equipment remain unused, ठीक है। Which committee, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी estimates committee, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा PSU का बेसिक आंसर, PSU वाले चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे तो देख करके ये MCQ थोड़े से बेसिक से ही लगे, ठीक है। अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो हो जाएंगे, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने MCQ सही अटेम्प्ट करोगे, मैक्सिमम स्कोर आपका MCQ में बने। थैंक यू सो मच।